नमस्कार, 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चक्रवाती तूफान यास की, जिसका असर अब पश्चिम बंगाल, ओडिशा में दिखना शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इसके कल सुबह 5:30 बजे ओडिशा और बंगाल के तट को पार करने की उम्मीद है। ये तूफान धमरा पोर्ट और बालासोर के बीच तट से टकराएगा। खतरनाक तूफान में तब्दील हो चुके यास के तट से टकराने के दौरान हवा की गति 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान के खतरे को देखते हुए वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। और ओडिशा के 6 तटीय जिलों से 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। लोगों को स्कूल और कॉलेज में बनाए गए अस्थायी राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। वहां सभी के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है। कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से ये सारी व्यवस्था की गई है। और पश्चिम बंगाल में ईस्ट मिदनापुर जिले के दीघा में भी समंदर किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। एनडीआरएफ की टीमें और प्रशासनिक वहां पर स्थानीय प्रशासन लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने खासकर मछुआरों को चेतावनी दी है कि वो समंदर में न जाएं। सभी मछुआरों को सुरक्षित जगह ले जाया जा रहा है। उससे पहले मछुआरे अपनी नावों को बांध रहे हैं ताकि वो तूफान में बह न जाएं। यही उनकी रोजी रोटी का जरिया है। मछुआरों का कहना है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन ने पहले ही उनके धंधे पर चोट की है और अब ये तूफान अलग एक मुसीबत खड़ी कर रहा है। और मौसम विभाग के महानिदेशक ने आज बताया कि ये तूफान कल सुबह 5:30 बजे धमरा पोर्ट और बालासोर के बीच भारतीय तट से टकराएगा। लैंडफॉल के दौरान तूफान की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अंदेशा है और ये रफ्तार सुबह 5:30 बजे से 11:30 बजे तक रह सकती है। मैं इस वक्त मौसम विभाग के हेडक्वार्टर में हूं और मेरे ठीक बाईं तरफ जो ये स्क्रीन है, ये लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस हैं और आप देख सकते हैं जो ट्रेजेक्ट्री है साइक्लोन यास की, वो किस तरह से धीरे धीरे ओडिशा तट की तरफ बढ़ रहा है। और ये अनुमान है, जो लेटेस्ट डिटेल्स हमें मिले हैं, कि इसका जो लैंडफॉल है वो धामरा पोर्ट और बालासोर के बीच बिल्कुल इसी इलाके में होगा। और इस पर और बात करने के लिए मेरे साथ मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा हैं। सर, आप तस्वीरों में ये समझाएं कि ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये क्या दिखा रहे हैं अभी? इसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो चक्रवात यस फॉर्मेशन हुआ था अभी एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जैसे केंद्रीभूत है बंगाल की खाड़ी में, और ये पारादीप से लगभग 220 किलोमीटर दूरी पे साउथ ईस्ट में केंद्रीभूत है। और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके कल सुबह एक अति भीषण चक्रवात जैसे होकर धामरा पोर्ट की राइट में समुद्र में केंद्रीभूत होगा और धीरे धीरे फिर उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके ओडिशा तट को धामरा और बालासोर के बीच टकराएगा। और जब ये इमेज में दिख भी रहा है यहाँ पर, हाँ, ये जो तस्वीर है ये एग्जैक्ट जगह है। ये धामरा पोर्ट है और ये कल सुबह का पोजीशन है, प्रेडिक्टेड पोजीशन है साइक्लोन का। और जब ये वहाँ पहुँचेगा इसका विंड स्पीड 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस 185 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। वही विंड स्पीड के साथ ये तट को पार करेगा। आपके बुलेटिन में ये भी लिखा है कि 5:30 बजे इसकी विंड स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास तक हो सकती है और 11:30 बजे भी 185 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि इस पूरे बैंड में, इस 6 घंटे के पीरियड में विंड की रफ्तार 185 किलोमीटर तक रह सकती है इस पूरे इलाके में। जी, 6 घंटे तक। यस, 6 घंटे तक ऐसे मैक्सिमम विंड रह सकता है और धीरे धीरे इसके बाद वीक होगा। जैसे साइक्लोन अंदर जाएगा इसका विंड स्पीड धीरे धीरे कम होता रहेगा। और कब तक करेगा सर भारतीय तट को? भारतीय तट को तो यही बोल रहा हूँ कि दोपहर तक ये भारतीय तट को क्रॉस करने का हमारा पूर्वानुमान है।
लोकेशन क्या, वही पारादीप और बालासोर और धामरा के बीच ये तट को क्रॉस करेगा। तट को क्रॉस करेगा और फिर धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती जाएगी। धीरे धीरे इसका रफ्तार कम होती जाएगी और झारखंड की तरफ पहुंचेगा जब इसका 27 तारीख सुबह इसका विंड स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जी, यानी 24 घंटे तक इसका असर रहेगा इस पूरे इलाके में। जी, 24 घंटे तक रहेगा, स्पेशली नॉर्थ उड़ीसा और एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल। तो क्या हम माने कि ये जो पूरी ट्रेजेक्ट्री है इस दौरान आज शाम से तेज बारिश शुरू हो जाएगी? ऑलरेडी बारिश शुरू हो चुका है, जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में वहाँ बारिश शुरू हो चुका है। अभी तेज़ हवा भी चल रहा है, 50 to 60 kmph गस्टिंग टू 70 kmph चल रहा है और ये धीरे धीरे बढ़ेगा। आज मध्य रात को ये 80 to 90 kmph गस्टिंग 100 kmph विंड स्पीड हो जाएगा, जो डैमेजिंग विंड है, डैमेज कर सकता है। इसके बाद फिर बढ़ के 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मौसम विभाग से संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो इन आशंकाओं को देखते हुए, हालात को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली गई है। बात करते हैं मुंबई की, जहां पर 17 मई को ताउते तूफान की वजह से P305 बार्ज और टग बोट वरप्रदा डूब गए थे। दोनों पर कुल 274 लोग सवार थे, जिनमें से 188 ही जिंदा बचाए गए, जबकि बाकियों के शव मिले हैं। शव इतने खराब हो चुके हैं कि 21 शव की पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए सभी का अब DNA टेस्ट कराया जा रहा है। इस बीच तूफान की लहरों में डूबते टग वरप्रदा का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में एक शख्स दिखाई दे रहा है जिसका नाम सूरज चौहान है। 22 साल का सूरज डेक कैडेट है। सूरज की तलाश और पहचान के लिए सूरज के पिता सतलाल चौहान मुंबई आए हैं। सोमवार को DNA के लिए पिता के खून का नमूना भी लिया गया। उनके पिता का कहना है कि सूरज समंदर में ऑयल टैंकर पर था। वरप्रदा पर कैसे पहुंचा हमें नहीं पता। ताउते तूफान में एक बार और एक ट्रक डूब गए थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वीडियो, ये ट्रक वरप्रदा का है, जिस पर कि 13 लोग सवार थे। 2 लोग जिंदा बचाए जा चुके हैं और ये जो शख्स इसमें दिखाई पड़ा उसका नाम है सूरज चौहान। सूरज अब भी लापता है। उनके परिवार मुंबई आए हुए हैं, खास करके उनके पिताजी। उनको बुलाया गया है ताकि जो शव मिले हैं, जिनकी पहचान नहीं हो पाई है, उसका DNA टेस्ट करके पहचान की जा सके। आपका बेटा जो आपने भी ये वीडियो देखा, ये दिखाई पड़ रहा है उस तूफान में फंसा हुआ है। और आपको कैसे जानकारी मिली इसकी, और फिर अब आप यहाँ आए हैं और क्या स्थिति है? कंपनी और पुलिस क्या कर रही है? कंपनी तो कुछ नहीं कही, पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहे। हमारा एक रिश्तेदार यहाँ रहते तो वो बताए कि ऐसा ऐसा हो गया, तो मतलब वो बोले कि मतलब DNA की बात है, तुरंत चले आइए। तो मैं तुरंत मतलब वहाँ से प्लेन पकड़ा चला आया। उसके बाद ले गए हमको DNA कराने के लिए और खून टेस्ट किए। ये वीडियो आपने भी देखा होगा, वो सूरज ही उसमें दिखाई पड़ रहा है। हाँ, सूरज ही दिखाई पड़ रहा है। तो क्या सूरज से बात हो पाई थी उस दौरान, जब ये हादसा होने के पहले, या जैसे 15? बहुत से लोगों का कहना है कि 15 तारीख को घर वालों से बात हुई थी। नहीं, 12 तारीख को। अच्छा, 12 को जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो बोले, एक हमारी छोटी लड़की है, उसके यहाँ फ़ोन किए कि बहन हमको मतलब हमारे मोबाइल पर रिचार्ज कर दो, हम अब आ रहे हैं बम्बई, हमको जाना नहीं है, हम वहीं पर रहेंगे और हो सकता है मैं जून में घर आ जाऊँ। अच्छा, जून में घर आने वाले थे। कोई विशेष काम था या वहाँ बोर्ड पर से काम खत्म होने वाला? बोर्ड पर से काम खत्म होने वाला था। हाँ, इसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे भेज दिया गया, ये नहीं पता। अच्छा, पता नहीं चला। सूरज की शादी हो चुकी? शादी नहीं, उसकी मतलब लगन नहीं पड़ी थी, देख हो गया था, हम लोग भी गोदभराई कर दिए थे। अच्छा। बस इन्हीं के इंतजार हो रहा था कि ये आए तभी लगन पड़ेगी। और ताउते तूफान के बाद कुछ चीजें समंदर किनारे मिल रही हैं। गुजरात समुद्री सीमा पर उमर गांव के पास एक कंटेनर बहता हुआ मिला है। मछुआरों की मदद से उसे खींचकर समंदर किनारे लाया गया। पिछले दिनों कोस्ट गार्ड ने समंदर किनारे सभी एजेंसियों को अलर्ट भी किया था, जिसके मुताबिक ताउते तूफान के 4-5 दिन बीतने के बाद कुछ चीजें किनारे लग सकती हैं, क्योंकि हवा का रुख जमीन की तरफ है। कोस्ट गार्ड के सूत्रों के मुताबिक कंटेनर से कुछ पासपोर्ट, लाइफ बोट और दूसरे सामान मिले हैं। उमरगांव पुलिस को ONGC से संपर्क करने को कहा गया है। कंटेनर समंदर में लापता टग बोट वरप्रदा का बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं दीघा, जहां पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार मौजूद हैं। वहां पर यास तूफान की, चक्रवाती तूफान की आशंका को देखते हुए वहां से सीधा रिपोर्ट कर रहे हैं। मनीष, जो जानकारियां अभी तक आपने दी हैं उसके मुताबिक वहां पर सभी तैयारियां बचाव की पूरी हो गई हैं, और क्या कुछ बता सकते हैं?
कादम्बनी तैयारियां कभी पूर्ण नहीं होती हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा यहाँ आने वाली है अगले 24 घंटे के अंदर। अभी यहाँ पे बारिश तेज हो गई है और आज की रात काफी तूफानी, आप कह सकती हैं कि तूफानी रात होगी, क्योंकि पूरी रात तेज बारिश होने की प्रिडिक्शन की गई है मौसम विभाग के द्वारा। लेकिन हाँ, पिछले वर्ष के अम्फन की तुलना में इस वर्ष तैयारियां कम से कम राज्य सरकार की तरफ से बेहतर लगता है। उड़ीसा में आप जानती हैं कि उड़ीसा का एक अपना एक स्टैंडर्ड एसओपी है किसी भी तूफानी चक्रवात से लड़ने के लिए। उनके यहाँ काफी सारा शेल्टर होम वगैरह सब कुछ सालों से बना हुआ है, जिसके कारण वहां पर जान माल की क्षति कम होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में वैसी अभी तक उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया है। लेकिन इस बार सरकार की तरफ से दीघा में ही 2 मंत्रियों को तैनात किया गया है, जिससे कि जो कुछ भी डैमेज हो उसकी तुरंत जो है सरकार जो है तुरंत उसका कॉग्निजेंस ले सके। लेकिन हाँ, पिछले वर्ष की तुलना में अभी तक हमने ये देखा है कि सरकार की तरफ से न केवल कोरोना प्रभावित इलाकों में, क्योंकि इस बार कोरोना यहाँ भी बंगाल में भी देश के अन्य राज्यों की तरफ से गांव में फैल गया है, इसलिए अस्पतालों में ऑक्सीजन, दवा, इसकी विशेष व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ बिजली विभाग, क्योंकि पिछले साल यहाँ पर काफी दिनों तक, करीब 1 हफ्ते से 10 दिनों तक कई जगहों पर पावर कट रहा था, इसलिए बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी सब जगह अभी से कैंप कर रहे हैं। साथ ही साथ वन विभाग के लोगों को आज हमने पहली बार देखा कि जो पेड़ जो है सड़क के किनारे जो गिर सकते हैं इस तूफान में, उसको अभी से उसके डालियों को काट कर उन्होंने साइड कर दिया है कि जिससे कल उस तरीके का अवरोधक का सामना ना करना पड़े। कादम्बनी जी, मनीष, आपने बताया कि किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल के तहत भी बचाव का इंतजाम किया गया है, लेकिन आप मौके पर हैं, आप और जिस तरह से बहुत इन्फेक्शियस स्ट्रेन जो है वो चल रहा है, ऐसे में दूरी और बाकी प्रोटोकॉल प्रैक्टिकली कितना संभव है? देखिए, निश्चित रूप से कभी भी जब आप किसी प्राकृतिक आपदा से लड़ते हैं तो उस समय चीजों को इन्फोर्स करना जो है बहुत आसान नहीं होता है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन रहने के कारण जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है, हालांकि मैं बता दूं कि सुबह से यहाँ पर इतना ज्यादा हाईटेक था कि लोगों की संख्या कम थी, लेकिन अब जगह के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो काफी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो है इनसे अपील करते हैं, भैया आप लोग, तूफान आने वाला है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? थोड़ा दूर रहना पड़ेगा आप लोग, जो जिसने पुलिस साहब ने जो बोला इधर से जाना है उन सब करना है, तैयारी करना पड़ेगा। अब लोग हम लोग आए, डर नहीं है? डर नहीं। क्यों? अभी तो प्रशासन रेडी है ना, तो सब कुछ रेडी है। स्थानीय लोग जिनका कहना है कि प्रशासन के लोग, ये हैं स्थानीय लोग जिनका कहना है कि प्रशासन के लोग आसपास हैं, इसलिए इस बार उतना ज्यादा डर नहीं है। कादम्बनी, चलिए, कम से कम प्रशासन इतना काम कर रहा है कि लोगों को थोड़ा भरोसा हो रहा है। बहुत शुक्रिया मनीष, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। हालात कई बार प्राकृतिक आपदा में मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन अभी सारी जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं कि कम से कम क्षति हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने उत्तर प्रदेश के शहर शहर में हाहाकार मचा दिया। इस दौरान प्रयागराज समेत कई शहरों में लोगों ने गंगा किनारे रेत में शवों को दफना दिया। ऐसी कई कब्रों को चादर से ढकने के बाद उनके चारों ओर लकड़ी से घेराबंदी भी की गई। अब नदी किनारे रेत में दफन इन कब्रों से चादर हटाने की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये चादरें हटाई जा रही हैं। कई लोगों का कहना है कि ऐसा शवों की गिनती छुपाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन इसके पीछे तर्क दे रहा है कि शव निकल आए थे, जिन्हें ठीक से दफनाने के लिए ऐसा किया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमाल, जो तस्वीरें हमने देखी हैं उसमें ये तस्वीरें नहीं दिखती हैं कि इन शवों को दोबारा से ठीक से दफनाया जा रहा है। सिर्फ चादर हटाते, जो रामनामी चादर जिसे शायद कहते हैं, उसको हटाते हुए ही देखा जा रहा है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो प्रशासन है उसका कहना है कि वहां पे लोग गए थे कि जो शव अगर बाहर आ गए हों उसका चिता जला करके अंतिम संस्कार कर दिया जाए। उनका कहना है कि कोई भी शव बालू के बाहर नहीं मिला, इसलिए किसी भी शव का दोबारा से, जिन्हें मतलब दफना दिया गया था या गाड़ दिया गया, उसका चिता जला के अंतिम संस्कार नहीं किया गया।
क्योंकि भी कोई भी शव बाहर नहीं मिला। लेकिन वहां पे जो सरकारी अमला है या पुलिस के लोग हैं, उनके साथ ये नीली शर्ट पहने हुए जो शख्स है जो चादरें हटाता हुआ नजर आ रहा है, ये उनके साथ था और इसने वहां से चादरें हटाई। उनका कहना है कि वो सफाई कर रहे थे, वहां पे नगर पालिका की भी टीम गई थी, क्योंकि इसके पहले हमने कई ऐसे भी विजुअल आए हैं जो शायद टीवी में दिखाना मुनासिब नहीं होगा, लोगों को तकलीफ होगी, कि कुत्ते जो हैं वहां पे जाके नोच रहे हैं जहां पे लोगों को दफनाया गया है। वो तकलीफदेह तस्वीरें हैं। तो प्रशासन का कहना है कि वहां वो नगर पालिका के लोग आए थे कुत्तों को पकड़ने के लिए कि वो कुत्ते भी वहां से हटाए जाएं, सफाई कर दी जाए, लेकिन कोई भी शव उन्हें बाहर नहीं मिला। लेकिन यही तस्वीर जो है हमने कुछ दिन पहले जब उन्नाव में रोहतापुर और बक्सर 2 घाटों पे इस तरह बहुत सारी खबरें सामने आई थी, उसके अगले रोज भी देखा था जब टीवी में या सोशल मीडिया में वो तस्वीरें चलने लगी, तो प्रशासन के लोग गए पुलिस वालों के साथ में और उन्होंने सारी कब्रों पे से, बक्सर में बहुत सारी कब्रों के ऊपर से ये जो पीले रंग की चादरें हैं, बहुत सारी चादरों पे मतलब राम नाम लिखा होता है, सीताराम लिखा होता है, कुछ धार्मिक मान्यता है। और अगर आप दूर से देखेंगे या अगर इसको ड्रोन से भी शूट करेंगे या कहीं ऊंचाई से इसको शूट करेंगे तो दूर दूर तक सैकड़ों या हजारों जितनी भी कब्रें उस एरिया में हैं वो उस पीले कपड़े की वजह से नजर आती हैं। लेकिन अगर आप उन सारी पीली चादरों को हटा दें और लॉन्ग शॉट कहीं से लें या ड्रोन से शूट करें, जैसा हमने कुछ विदेशी चैनल्स में भी देखा है, उन्होंने ड्रोन से शूट किया है इलाहाबाद के विजुअल्स को, तो अगर उन पीली चादरों को हटा देंगे तो सिर्फ रेत नजर आएगी, क्योंकि रेत ऊंची नीची नजर आएगी, कब्र नहीं नजर आएगी। लेकिन कब्र इसलिए समझ में आती है क्योंकि उनके ऊपर रामनामी एक चादर उड़ाई हुई है। जी कमाल, ये आरोप लग रहे हैं कि असल में जो संख्या है, जो मौतें हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं छिपाने के लिए और जिस तरह से विदेशी चैनलों में या फिर एजेंसियों ने जिस तरह से शूट किया है और जिस संख्या में ये वहां पर दिख रही हैं कब्रें, वो एक तरह से छवि को चोट पहुंचाती हैं। तो इसके लिए ये किया जा रहा है, ये आरोप लग रहा है कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि प्रशासन ये कह रहा है और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग जो हैं वो चिता पे जला करके अंतिम संस्कार करने के बजाय कई लोग कुंवारी लड़कियों को कोई सांप काटने से या कुछ अननेचुरल तरीके से किसी की मौत हो जाती है तो उन लोगों को जलाते नहीं हैं बल्कि उनको गाड़ देते हैं। लेकिन आप वहां पे जाइए तो जो लोग उस जगहों पे रहते हैं वो कहते हैं कि हाँ ऐसा पहले भी होता रहा है, लेकिन कोविड के बाद इनकी जो शव आने की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अब किस कब्र में अननेचुरल डेथ का व्यक्ति है, किस कब्र में कोई कुंवारी कन्या दफन की गई है और किस में कोविड से मरा शख्स है, इसकी कोई तस्दीक नहीं हो सकती। और क्योंकि गांवों में कोरोना का टेस्ट अभी तक नहीं हुआ था, अब मुहिम सरकार ने शुरू की है, तो इतने लोग मर गए कोरोना के सिम्टम्स से पता ही नहीं चला। और बहुत सारे लोग, देखिए ये भी एक दर्दनाक सच है कि तमाम लोग ऐसे भी वहां दफना जाते हैं जिनके पास अपने चितों अपने प्यारों की चिता की लकड़ी खरीदने का पैसा नहीं होता है। क्योंकि पहले जो 5-7 हजार में अंतिम संस्कार हो जाता था, अगर वो 15,000 18,000 में होने लगेगा तो बहुत गरीब लोग हैं जिनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो चिता के लिए पैसों का इंतजाम कर पाएं, वो भी वहां पे गाड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन जो तस्वीर एक बार सब जगह दिख चुकी है वो शायद इतना आसान नहीं होगा उसको भुला पाना। वैसे अब कोरोना के हालात, अगर हम दिल्ली की बात करें क्या हालात हैं, तो नए मामलों में अब कमी दिख रही है, मौतों में भी कुछ कमी नज़र आई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1568 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में 156 लोगों की मौत हुई है। 16 अप्रैल के बाद एक दिन में मौतों की ये सबसे कम संख्या है। पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 2.14% हो गई है। 27 मार्च के बाद ये सबसे कम पॉजिटिविटी रेट है।
वैसे दिल्ली में ब्लैक फंगस किस तरह से पांव पसार रहा है, इसका पता इस बात से चल रहा है कि देश के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में इन दिनों कोरोना से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज एडमिट हो रहे हैं। दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में 21 मई को ब्लैक फंगस के केवल 13 मरीज एडमिट थे, अब बढ़कर 64 हो गए हैं। अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार से बात की हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने। दिल्ली के अंदर ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के मामले किस तेजी से और किस तरह से बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए हम आए हैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड हॉस्पिटल, जहां पर ब्लैक फंगस का भी इलाज हो रहा है। लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल दिल्ली सरकार का अस्पताल है, यहाँ पर ब्लैक फंगस का भी इलाज शुरू हो गया। और मेरे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं लोकनायक हॉस्पिटल के। सर, थोड़ा ट्रेंड बताइए कि एक तो आपके यहाँ कितने मरीज हो गए हैं, पिछले हफ्ते कितने थे, किस तरीके से आपके यहाँ ये इसका ट्रेंड जो है वो बढ़ रहा है? देखिए, 3-4 दिन पहले कुल हमारे पास 13 पेशेंट थे और आज की डेट में अभी हमारे पास 64 पेशेंट हो गए। 64 61 ऑलरेडी एडमिट हैं और 3 कैजुअलिटी में अभी एडमिट हुए हैं। तो देखिए कि कितनी तेज़ी से ये संख्या बढ़ रही है। रोज़ हमारे पास 15 से 20 पेशेंट्स ब्लैक फंगस के एडमिट हो रहे हैं और जो कोरोना के पेशेंट हैं वो अब कम एडमिट हो रहे हैं और ये ब्लैक फंगस के ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा, मतलब कोविड के कम हैं और ब्लैक फंगस से ज़्यादा आ रहे हैं? जी हाँ। पिछले 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है कि टोटल जो एडमिशन है हमारे पास 30 ही एडमिशन हो रहे हैं। 24 घंटे में 30 एडमिशन, उसमें से 20 ब्लैक फंगस के हैं और 10 कोरोना के हैं। बहुत से लोगों ने अपना इस पे एक्सपीरियंस बताया है। आप क्योंकि बिल्कुल डील ही कर रहे हैं इस समस्या से, इनको जो हुआ है ये बीमारी, ये क्या ट्रेंड बता रहा है कि किस वजह से इनको ये निकला है, क्योंकि आप ट्रीट कर रहे हैं इनको? देखिए, हमने देखा कि ये जो पेशेंट हैं 61 के डाटा हमने देखा तो उसमें 35 लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज़ है। 35 में से 5 वो लोग हैं जिनको कि पिछले 1 हफ्ते में ही शुगर का पहली बार पता चला। अच्छा। यानी कि स्टीरॉयड दिया उन्होंने कोविड के ट्रीटमेंट में, ज़्यादा डोज ओवरडोज स्टीरॉयड का मिला, लंबे टाइम स्टीरॉयड मिला, उसकी वजह से उनको पेशेंट जो बिल्कुल स्वस्थ है, जिनको कभी शुगर नहीं था, उनको शुगर हो गया और शुगर की वजह से, हाई ब्लड शुगर की वजह से उनको ये ब्लैक फंगस हो गया। अच्छा। तो एक मुख्य कारण तो ये निकल कर आया है। दूसरा ये कि जो लोग ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रहते हैं, जो ज़्यादा नमी वाले इलाके में रहते हैं, या जिनके घर में सनलाइट नहीं है और जो होम केयर पे थे, सनलाइट नहीं है और गीला कपड़ा ज़्यादा, यदि आपका जो मास्क है उसको आप साफ़ नहीं कर रहे हो, रोज़ उसको कपड़े का मास्क है और उसको धो नहीं रहे हैं, सनलाइट में उसको सुखा नहीं रहे हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तो ये मानना है कि काफ़ी सारे जो वातावरण का भी इस पर असर पड़ता है, क्योंकि ये जो फंगस है ये रूम में होता है। और जो पेशेंट कोविड के होते हैं उनको यदि आप रूम के अंदर ही रखते हैं और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है तो रिस्क फैक्टर वो है। आप ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो अस्पताल में या आईसीयू में ट्रीट हो रहे थे लोग, केवल उनको ही म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की बीमारी हुई, जो होम आइसोलेशन में थे उनको भी हो गई। उनके भी हमारे पास 4 पेशेंट आए हैं जो कि घर पे ही स्टीरॉयड ले रहे थे। अच्छा। घर पर ही स्टीरॉयड ले रहे थे और उनको भी ये म्यूकोरमाइकोसिस हो गया। और बिना डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉयड बिल्कुल ना लें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जैसे ही आपके मुंह पे यदि कोई स्वेलिंग होती है या आपको आई साइट में प्रॉब्लम होता है या आपको खाना खाने में तकलीफ होती है, गले में कुछ सूजन आ जाती है, तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लें, इसका डायग्नोसिस कराएं और तुरंत इसका ट्रीटमेंट चालू कराएं। यदि इंजेक्शन आपको टाइम से मिल जाता है तो ये क्योरेबल है, इसका इलाज संभव है। यदि लेट कर दिया आपने तो फिर आपको सर्जरी करानी पड़ती है और उसका इलाज 1 से 2 महीने तक चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि ये ट्रेंड लोकनायक हॉस्पिटल में बताया गया कि अभी 3-4 दिन पहले तक 13, 14, 15 पेशेंट रहे होंगे, अब 64 पेशेंट यहाँ पर हो गए हैं। ठीक इसी तरह से दिल्ली में पिछले हफ्ते तक 200 के आसपास पेशेंट मरीज बताए जा रहे थे ब्लैक फंगस के, अब 500 से ऊपर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। तो सभी चिंताजनक और तकलीफदेह खबरों के बीच आपको दिखाते हैं कहानी उम्मीद की। एक नवजात कोविड विजेता की ये कहानी है। हैदराबाद में सिर्फ 1 किलोग्राम वजन के साथ पैदा हुई बच्ची को कोविड निकला, अब लेकिन वो ठीक होकर घर जा चुकी है। हमारी सहयोगी उमा सुधीर की रिपोर्ट। राहुल और बाला मोनिका के लिए उनकी 6 हफ्ते की बच्ची का बच जाना एक चमत्कार है। वो 28वें हफ्ते में हो गई, बस 1 किलो की थी। तब उसकी माँ वेंटिलेटर पर ही थी, कोविड से लड़ती हुई। जन्म के दूसरे हफ्ते बच्ची भी कोविड पॉजिटिव निकली और उसे भी NICU में वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, जहाँ नर्सें माँ की भूमिका अदा करती रहीं। अब बच्ची ठीक है, घर जा चुकी है और माँ पिता खुश हैं। हम बेहद खुश हैं, बेटी पूरी तरह ठीक हो गई। डॉक्टर अपर्णा ने हमारी पूरी मदद की, वर्चुअली भी और फिजिकली भी।
हम बच्ची की खुद देखभाल नहीं कर सकते थे तो उसने वर्चुअली हमें जोड़ा। ये मेरी पत्नी के लिए बहुत बड़ा भावनात्मक सहयोग था। Gap between both of them has given a good support to my wife at the time. हैदराबाद के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 40 कोविड पॉजिटिव महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है। इनमें से किसी को कोविड नहीं हुआ, यानी ये मां से मिला संक्रमण नहीं है। पैदाइश के बाद 2 बच्चे संक्रमित हुए। डॉक्टर कहते हैं बस 15 से 20% कोविड पॉजिटिव बच्चों में लक्षण मिलते हैं और अमूमन किसी की जान नहीं जाती। ये देखना बहुत सुखद था कि बच्ची सुधार के लक्षण दिखा रही है। बेबी को जब आईसीयू ले जाया गया तो हमने पीसीआर का इंतजार किया कि वो नेगेटिव हो सके। 3 हफ्ते बच्ची को और लगे सामान्य वजन के लिए, जहां वो बिना मेडिकल सपोर्ट के सांस ले सके। डॉक्टर कहते हैं कि कोविड का समय प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इससे मां बनने वाली महिलाएं परेशान ना हो, वो और उनके बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एक और मुद्दा है जिसको लेकर अभी काफी बातचीत हो रही है। 26 मई से भारत में सोशल मीडिया से जुड़े नए कानून लागू हो रहे हैं। अब इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रुबीना मोंगिया हैं, जो कि इसको बहुत गहराई से कवर करती हैं, सोशल मीडिया जितनी कंपनीज हैं। रुबीना, ये जो पूरा चल रहा है, तो एक सबसे बड़ा सवाल आप किसी से भी पूछें, जो भी इस प्लेटफॉर्म पे, और लगभग सब लोग हैं, तो पूछ रहे हैं कि क्या कल से सब बंद हो जाएगा ये? नहीं कादम्बरी, ऐसे इतनी जल्दी नहीं सब बंद होगा, पर हाँ ये ज़रूर है कि हम वेट करें कि गवर्नमेंट क्या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक्सटेंशन देगी अपनी न्यू गाइडलाइंस को कंप्लाई करने के लिए। फेसबुक ने, ट्विटर ने, यूट्यूब ने, इन लोगों ने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज़ हैं इनके पास जिनके ज़रिए ये अपनी सारी चीज़ें करते हैं। तो नई गाइडलाइंस जो माइटी ने दी हैं वो ये है कि जिन भी सोशल प्लेटफॉर्म्स के 5 मिलियन यूजर्स से ज़्यादा हैं, उनका एक लोकल ऑफिस होना चाहिए। जैसे एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए इन सोशल मीडिया जायंट्स के पास इंडिया में, जो कि ग्रीवेंसेस से डील कर सकते। अगर कोई ऑफेंसिव कंटेंट है, उनको उतारने के लिए, उनको उस साइट से, उस जगह से हटाने के लिए 24 से 36 घंटे दिए जाएंगे। तो क्या ये सोशल प्लेटफॉर्म्स वो कर पाएंगे? और भी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि जो एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी मांगी है कि पहले व्हाट्सएप का मैसेज जैसे कहाँ से उठा और कौन से ग्रुप पे गया और वो जो पहला मैसेज है वो कहाँ से आया, वो क्या लागू होगा या नहीं। अभी तक सिर्फ फेसबुक ने बोला है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों के साथ कंप्लाई करेंगे, कुछ गाइडलाइंस को ज़रूर उनके लिए अग्री करेंगे, पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि 24 से 36 घंटे में क्या हम अपना कंटेंट उतार पाएंगे या नहीं, और ऐसे काफ़ी और मुद्दे हैं जो वो समय के साथ देखेंगे कि फेसबुक वो कर पाएगा या नहीं। पर अभी फेसबुक ने बोला है कि वो कुछ गाइडलाइंस के साथ कंप्लाई करेगा और उनके लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उनके यूजर्स का, वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ भी बाकी इन सारे प्लेटफॉर्म्स ने बोला है कि अब आइए देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन इस चीज को लेकर इतना विरोध क्यों दिख रहा है? ऐसे जो एक सबके सामने जा रहा है वो ये है कि कंप्लाई नहीं करना चाहती हैं ये कंपनियां। क्या दुनिया में और जहां पर भी ये कंपनियां हैं वहां पर इस तरह की कोई चीज नहीं है, बिल्कुल फ्री वो ऑपरेट करती हैं? नहीं, जैसे कादम ने यूरोप में आपने देखा है, उनका अलग गाइडलाइन है। इन्होंने अपनी गाइडलाइंस जारी करी है जिनको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अग्री करना पड़ा। तो अगर जो पर्सनल गाइडलाइंस हैं वो इंडिया निकालती है और ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अग्री करते हैं तो ही कोई विरोध नहीं होगा। पर अभी क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आ जाता है और इनकी पॉलिसीज के साथ है, जैसे व्हाट्सएप की मेन पॉलिसी ही एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो अगर वो ट्रेसेबिलिटी मांगेंगे तो व्हाट्सएप कभी मानेगा नहीं इस बात के लिए। अच्छा, तो व्हाट्सएप की जो ये प्राइवेसी पॉलिसी है वो उसको लेकर कई सफाइयां भी आ रही हैं। इसमें उन्होंने शायद ये भी कहा है कि जब तक यहाँ पर एक कानून लागू नहीं हो जाता है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स के लिए। तो कई चीजें ये कह रहा है व्हाट्सएप, लेकिन क्या इस पर जो आम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, और मतलब लगभग सभी करते हैं और इसको कई प्रकार से यूज करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी इसका इस्तेमाल करती हैं, तो ये जो पूरा प्राइवेसी का इशू है वो कितना बड़ा है आम लोगों के लिए?
व्हाट्सएप मेंटेन कर रहा है कादम्बरी जी की प्राइवेट मैसेजेस, जो भी आपकी पर्सनल मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। पर उन्होंने बोला है कि जो भी आप बिजनेस ग्रुप के साथ आप डील करेंगे, जैसे आप कहीं से शॉपिंग कर रहे हैं या किसी कंपनी से बात कर रहे हैं, वो जो एक बिजनेस ग्रुप से जब आप डील करेंगे वो इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकता है आपकी लोकेशन के लिए, आपके फोन नंबर के लिए, आपके आईएसपी एड्रेस के लिए, इन चीजों के लिए हाँ वो ट्रैक करेगा। पर वो हमेशा मेंटेन कर रहा है कि प्राइवेट मैसेजेस और पर्सनल मैसेजेस बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर मुद्दा पहले उन्होंने मई 15 का डेडलाइन दिया था, अब उन्होंने आगे बढ़ा दी है इस बात को, और उन्होंने कंटिन्यूसली बोला भी है कि हम ये नोटिफिकेशन जो आपको अब अगर आपने एक्सेप्ट नहीं करी अभी तक प्राइवेसी पॉलिसी, वो बार बार आपको आती रहेगी जब तक आपको ये समझ ना आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि कल ये सब कुछ बंद नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका रुबीना इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब फिलहाल तो ये साफ है कि ये बंद नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जिसको लेकर अब एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। ये क्या है? कांग्रेस ने ट्विटर को एक अब चिट्ठी लिखकर केंद्र के 11 मंत्रियों के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देने की मांग की है। इनमें गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत के नाम शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये सभी ट्विटर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर फर्जी टूल किट के जरिए कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इन सबों के संबंधित ट्वीट के लिंक भी इस पत्र के साथ लगाए गए हैं। दोषी कौन है टूल किट मामले में? फर्जीवाड़ा किसने किया टूल किट मामले में? फर्जी कागजात का इस्तेमाल कर देश को बहकाने और भ्रमित करने का षड्यंत्र किसने किया टूल किट मामले में? भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं और प्रवक्ताओं ने। परंतु पूछताछ किससे हो रही है? ट्विटर से। नोटिस दिया जा रहा है ट्विटर और कांग्रेस पार्टी को। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इसीलिए आज हमने ट्विटर को यह लिखा है कि जैसे भाजपा के प्रवक्ताओं के फर्जीवाड़े को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया गया है, उनके सारे मंत्रीगणों ने जिन्होंने इन फर्जी कागजात को ट्वीट किया है, उनको भी मैनिपुलेटेड मीडिया किया जाए। और उमाशंकर सिंह, सीनियर एडिटर, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमा, जिस तरह से कांग्रेस लगातार हमला कर रही है, असल में लगता यह है कि बैठे बिठाए उनको ये मैनिपुलेटेड मीडिया और टूल किट वाला मुद्दा मिल गया है और लोहा गर्म देखकर चोट कर रही है। ये देखिए, कांग्रेस की दो चिंता है। कांग्रेस की चिंता ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि उनके लेटरहेड को फर्जीवाड़ा करके उस पर एक टूल किट बनाकर उसके जरिए कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हुई है, तो उसके खिलाफ वो पुलिस के पास गई थी। दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस, तीनों जगह पे शिकायत की चिट्ठी दी थी। अब दिल्ली पुलिस, क्योंकि कल उल्टा वो मैनिपुलेटेड मीडिया या जो ट्विटर से जो जुड़ा मामला है उसकी जांच पड़ताल के क्रम में कल ट्विटर के दफ्तर पे जाकर उन्होंने नोटिस देने की कोशिश की, तो इसके बाद अब कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली पुलिस जांच को भटकाने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, तो अब वो चाहती है कि जांच वहीं हो। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि किसी मामले में अगर जो पहली एफआईआर दर्ज हो जाती है तो वही पुलिस उसकी जांच करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर यूआरएल दिए गए हैं, इसके जरिए कांग्रेस ये चाहती है कि जिस तरह से संबित पात्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनके किए हुए इस तरह के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया था और उस पर भी काफी विवाद हुआ। अब कांग्रेस चाहती है कि क्योंकि ये ब्लू टिक है और इनसे प्रसारित होने वाली जो जानकारियां हैं लोग उसको भरोसेमंद मानते हैं, तो ऐसे में क्योंकि ये फर्जी तरीके का टूल किट इस्तेमाल किया गया है, तो इसको मैनिपुलेटेड मीडिया करार दे और इसको उस प्लेटफॉर्म से हटाए। तो अब देखना यह है कि क्या ट्विटर कांग्रेस की इस दलील को मानते हुए इन को मैनिपुलेटेड मीडिया करार देता है या नहीं देता है, क्योंकि दूसरी तरफ जो अभी जिक्र हो रहा था किस तरह से यहाँ के नियम है उससे कंप्लायंस की बात है, तो कई तरह के दबाव सोशल मीडिया के ऊपर हैं। और ऐसे में ये जो टूल किट का मामला है, देखना होगा कि ट्विटर किस तरीके से इस पे आगे बढ़ता है और क्या उन्हें 11 मंत्रियों के ट्विटर उस लिंक को, यूआरएल को जो कि कांग्रेस ने दिया है, उसको मैनिपुलेटेड मीडिया करार देता है या नहीं।
जी, बहुत शुक्रिया आपका उमाशंकर सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब यहाँ पर मसला ये भी है कि जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं उन पर भी दबाव है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी सोशल मीडिया की ताकत को समझती हैं और वहाँ पर छवि उससे कैसे बनती बिगड़ती है इसकी भी अब समझ सभी पार्टियों को है और उसी को लेकर ये सारा कुछ चल रहा है। और इसी मामले को लेकर ट्विटर ने बीजेपी नेता संबित पात्रा के एक ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया था, जैसा अभी उमाशंकर बता रहे थे। और इस शिकायत को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम ट्विटर के गुरुग्राम और दिल्ली के दफ्तर पहुंची थी। पुलिस ने आज इस पर सफाई दी है, कहा है कि स्पेशल सेल ने ट्विटर को 2 बार मेल कर ये पूछा कि मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देने वाला कौन है, इसका क्या आधार है, लेकिन ट्विटर ने जवाब देते हुए कहा कि वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। पुलिस ने फिर मेल किया पर जवाब नहीं मिला। इसी के बाद पुलिस उनके दफ्तर पहुंची। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने संबित पात्रा के ट्वीट के खिलाफ कांग्रेस की ओर से की गई शिकायत को लेकर कांग्रेस नेता राजीव गौड़ा और रोहन गुप्ता को नोटिस भेजकर बयान दर्ज कराने को कहा है। सरसों तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। मार्च से लेकर अब तक इसके दाम में 50 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। वहीं किसानों को भी इस बार पहली बार सरसों की फसल के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य 4,650 रुपए से ज्यादा मिला है। इसी के चलते हरियाणा के तावड़ू अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद न के बराबर हुई है। सरसों के भाव इस बार ज्यादा क्यों हैं और तावड़ू मंडी के आढ़तियों से इस बारे में बात की है हमारे संवाददाता रविशंकर शुक्ला ने। बाजार में सरसों के तेल के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जो सरसों का तेल 1 लीटर 130 रुपए 120 रुपए के आसपास में आपको मिलता था जनवरी फरवरी मार्च में, उसकी कीमत अब 200 के आसपास में हो गई है। सरसों के तेल की कीमत बढ़ने की वजह से जो किसान हैं उन्होंने जो सरसों उत्पादन किया है उनको भी एमएसपी से ज़्यादा दाम इस वक्त मिल रहे हैं। इस पूरे गणित को समझने के लिए हम इस वक्त नूह के तावड़ू जो अनाज मंडी है वहाँ पर आए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि ये सरसों की जो फसल है उसको किसानों से खरीदी गई है। और शाहिद जी जो कि तावड़ू के अनाज मंडी में काफ़ी दिनों से अनाज की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, वो हमारे साथ में हैं। शाहिद भाई, ये बताइए कि जो सरसों की फसल है, लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम है, ये पहली बार है जब एमएसपी से ज्यादा रेट पर सरसों बिक रही है। कब से ये दाम बढ़ना हुआ, अभी क्या रेट चल रहा है और आपको लगता है कि इस बार किसानों को फायदा हुआ है? अब की बार जी ऐसा हुआ है कि पहली बार ही ऐसा हुआ है कि एमएसपी से ज़्यादा सरसों का रेट प्राइवेट सेक्टर में भी मिला है किसानों को। अच्छा। पिछली बार भी क्या था कि 4425 का भाव था और प्राइवेट रेट 3400-3500 का था। अच्छा, मतलब तो कम था। तो अच्छा। गवर्नमेंट में सरकार में ज़्यादातर किसानों ने अपनी फसल को बेच के अच्छा पैसा कमाया। हाँ। लेकिन इस साल थोड़ा विपरीत हो गया। हाँ। कि प्राइवेट सेक्टर का रेट था जो वो महंगा था और हाँ। एमएसपी गवर्नमेंट की थी वो सस्ती थी। अच्छा। सरकारी जो रेट था वो था 4650 रुपए का। हाँ। और हमारे यहाँ जब से मंडी में अराइवल शुरू हुई है सरसों की 15 मार्च से, उस दिन से आज तक कभी कोई सरसों की ढेरी 4650 बिकी नहीं। अच्छा, मतलब सब उससे ऊंची बिकी है। अच्छा। तो इस कारण किसानों को सरकार को फसल देना तो मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, मतलब सरकार को बेची नहीं किसानों ने? किसी ने नहीं बेची। आप जैसे मतलब सारे लोगों को बेचा है। मंडी में जो प्राइवेट सेक्टर में आड़ती हैं उनने परचेज किए, बाहर से मिल वाले जो आते हैं उन्होंने परचेज किए। अच्छा। जो तेल निकाल के बाजार में सेल आउट करते हैं। अच्छा, तो कितने रुपए में इस बार गई है बाजार? फर्स्ट टाइम जब 15 अप्रैल से मार्च का सीजन शुरू हुआ सरसों का, उस टाइम से लेके स्टार्टिंग जो रेट थे वो थे 4,500 से लेके 5,000। उस टाइम थोड़ा नमदार माल आ रहे थे। अच्छा। मॉइस्चर उसमें ज्यादा था। अच्छा। वो सूख के पड़ते हैं कम से कम, अगर 4500 की ढेरी है तो वो सूख के 5,5200 पड़ेगी। अच्छा। तो हम उनको सुखाने की फैसिलिटी देते हैं किसानों को। फिर वो जब उनके 8% पे मॉइस्चर आ जाए तो हमें यहाँ 5,000 से कोई ढेरी कम नहीं बिकी। अच्छा। पहले दिन से ही। अच्छा। उसके बाद कंटिन्यूसली रेट बढ़ना शुरू हो गए 1 अप्रैल लगते ही। उसके बाद सिलसिला यहाँ तक है कि अभी इस टाइम 6,500 का रेट एक्यूरेट आज है किसान के लिए। 6,500 जी।
क्यों बढ़ रहा है सरसों का, इस बार क्यों बढ़ा? ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि भाई विदेशी तेल, अपने जो खाद्य तेल है उनको बढ़ावा देने के लिए। दूसरा क्या था कि लॉकडाउन के कारण विदेश से जैसे मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पाम ऑयल वगैरह आता है, इम्पोर्ट होता है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। तो विदेश की जो तेल आता है और हमारे इंडिया का जो सरसों का तेल है, इसके कंपैरिजन में करा जाए तो लगभग सेम ही पड़ता है। ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जैसे पहले होता था विदेशी तेल सस्ता पड़ता था, इंडिया का तेल महंगा होता था, तो विदेशी तेल पे निर्भर रहते थे हम। इस कारण अब की बार रेट ज्यादा होने की वजह से पाम ऑयल का, उसकी वजह से हमारे सरसों का तेल है इसको ज्यादा प्रीफरेंस दे रहे लोग। अब कैसे सामंजस्य सरकार बैठाती है कि हमको और आपको सरसों का तेल थोड़ा सा सस्ता भी मिले और किसानों को जो फायदा है वो भी उनका बना रहे, तो ये एक सामंजस्य सरकार को बैठाना पड़ेगा। देखना है कि अब अगला कदम सरकार क्या उठाती है। तावड़ू के मंडी से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उधर पंजाब में कृषि कानूनों का विरोध लगातार जारी है। किसानों के आंदोलन को 26 मई यानी कल 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इस दिन किसान संगठनों ने लोगों से अपने घरों, दुकानों, गाड़ियों पर काले झंडे लहराकर विरोध जताने की अपील की है। इस दिन किसान भी आंदोलन स्थलों पर काले झंडे लगाएंगे। किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू उनका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने किसानों का समर्थन करते हुए अपने पटियाला के आवास पर काला झंडा लगाया। उन्होंने इसका वीडियो भी ट्वीट किया। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी ने भी अमृतसर के अपने घर पर काला झंडा लगाया है। और नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पूरे मामले पर काले झंडे फहराते हुए एक जो ट्वीट किया है, साथ में उन्होंने लोगों को किसानों के समर्थन में भी आने का संदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि विरोध में काला झंडा फहरा रहे हैं सभी पंजाबियों को किसानों का साथ देना चाहिए। पंजाब अज 3 काले कानूनों खिलाफ लड़ रहा है जो पंजाब की डुबदी किसानी नूं बिल्कुल ही खत्म करने वास्ते लिआंदे गए हैं, बद नालों बदतर बनाने दे लई लिआंदे गए हैं। पंजाब की तरक्की की हर राह किसानी तो ही हो के जाती है। एक काला झंडा मेरे घर ते इन्हां काले कानूनों नूं ठुकराउण ते इस किसान मारू सिस्टम नूं ठुकराउण दी निशानी है। ते जब तक इस सिस्टम नूं बदलांगे नहीं तब तक ये झंडा उतरेगा नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।